साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपीपीएससी 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और आज के दिन जो हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे हैं यह टारगेट डिप्टी कलेक्टर विद विवेक सर नामक संस्था है। इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से उसका जो टेस्ट नंबर 4 है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तो इसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। इसका विलय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन जो कि 1886 में होता है, इसमें इस समय विलय किया गया था। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के क्रम में कालाक्रम अनुसार सजाना है, क्रम से बताना है। तो देखिए इसमें आपका बॉम्बे एसोसिएशन जो है 1852 का है, 1852 का है। इसके बाद इंडियन लीग आएगा 1875 का, फिर आपका इंडियन एसोसिएशन आएगा 1876 का और सबसे लास्ट में मद्रास महाजन सभा आएगा 1884 का। तो 1432 डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है एस.एन. बनर्जी ने नहीं बल्कि विलियम एडम्स ने की थी। तो बी वाला सही नहीं है। जबकि इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने, इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन वो सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था। तो ये थे राजा शिव प्रसाद और सर सैयद अहमद ने मिलकर के 1888 ईस्वी में यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। यह संस्था ब्रिटिश सरकार साम्राज्य के प्रति वफादार और कांग्रेस की आलोचक थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो ये स्थापना जो है ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में की थी। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। अगला है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है। प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। देखिए, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान। जब न्यूट्रॉनों की संख्या अलग है तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी, द्रव्यमान जो परमाणु भार होगा वो अलग होगा। तो समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सही। पहला है, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। सही है, क्योंकि द्रव में अशुद्धियाँ मिलाने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है। देखिए, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। नमक जो है बर्फ के हिमांक को घटा देता है, बढ़ाता नहीं है बल्कि घटा देता है। तो पहला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जगह। देखिए, द्रव में अशुद्धियाँ मिलाने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि तथा गलनांक में कमी होती है। गलनांक में क्या होती है? कमी होती है। आगे बात करते हैं, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो ये है आपका हीरा। आगे देखते हैं, अब्रक की प्रमुख विशेषता क्या है। तो देखिए, अब्रक जो है ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। ऊष्मा का चालक होता है परंतु विद्युत का कुचालक होता है। आगे बात करते हैं, साधारण तापमापी यंत्रों में पारे के उपयोग की प्रमुख विशेषता क्या है। तो देखिए, उच्च संचालन शक्ति, उच्च ऊष्मीय चालकता तथा उच्च ऊष्मीय प्रसार की दर होने के कारण पारा तापमान में होने वाली सूक्ष्मातिसूक्ष्म परिवर्तनों को भी आसानी से दर्ज कर लेता है। इस कारण पारे का प्रयोग तापमापी यंत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रेणी में नहीं आता है। क्या नहीं आता है? तो इसकी श्रेणी में सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं आता है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रेणी के अंतर्गत फार्मिक, एस्टिक तथा प्रोपियोनिक अम्ल आते हैं। ब्यूटेरिक अम्ल भी इस श्रेणी में आता है, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल इस श्रेणी में नहीं आता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और जबकि सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये वॉशिंग पाउडर होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। किस हाइड्रोजन का प्रयोग पीड़ानाशक के रूप में किया जाता है। तो ब्रोमीन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसे सूंघने पर हंसी आती है, इसलिए इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। किस भारतीय परियोजना को प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के लिए विश्व की 10 अभूतपूर्व पहलों के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये है आपका नमामि गंगे परियोजना को इस में शामिल किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। तो पहला है, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए आहर होगा। सही है, आर्टिकल 76 के तहत। पहला सही। दूसरा, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे, नहीं, राष्ट्रपति अवधारित करे। तो पहला सही, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है। वर्तमान महान्यायवादी आर वेंकट रमन है। कौन है, आर वेंकट रमन है। जबकि पहले कौन थे, पहले जो थे वो MC सीतलवाड़ थे। आगे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में सही कथन नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, राज्य सरकार के विधिक सलाहकार के रूप में महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती, नहीं, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो पहला कथन आपका गलत है। दूसरा, महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, तो मतदान करने, ये सही है। महाधिवक्ता बनने हेतु आवश्यक है कि 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, ये सही है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा हैं, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 149 में। 148 में क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है, और 149 में कर्तव्यों का उल्लेख है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर आपके दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला, भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बी नरहरि राव थे, नहीं, पहले नहीं, सही है। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बी नरहरि राव थे, सही है। भारत के पहले महान्यायवादी MC तलवार थे, ये भी सही है। दो के दोनों कथन सही है। कौन सा सत्य नहीं, तो दोनों सत्य हैं, इसलिए डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता तथा उनके चयन की रीत के संदर्भ में विधि निर्मित करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है। तो ये अधिकार जो है संसद को प्रदान किया गया, संसद को। आगे बात करते हैं, योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो इसका गठन जो है नियोगी समिति की सिफारिश पर किया गया था, नियोगी समिति की सिफारिश पर। अगला है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब होती है। 1 जनवरी 2015 को। निम्नलिखित में से कौन 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये हैं आपके, एक सेकेंड, ये नंद किशोर सिंह है, NK सिंह, नंद किशोर सिंह, शॉर्ट में NK सिंह के नाम से जानते हैं। और वित्त आयोग के अन्य सदस्य में अजय नारायण झा, प्रोफेसर अनूप सिंह, अशोक लाहिड़ी और रमेश चंद्र हैं। आगे बात करते हैं, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, गुलजारी लाल नंदा। और अंतिम कौन थे, मोन्टेग सिंह अहलुवालिया। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। दो कथनों में, पहला, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का प्रारंभ प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से माना जाता है, सही है। 1953 में 1953 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी, यह कथन आपका सही नहीं है। देखिए, एक सेकेंड, बम्बई के उद्योगपतियों द्वारा 1944 में निर्मित बॉम्बे प्लान, श्री मन्ना नारायण द्वारा 1944 में तैयार की गई गांधीवादी योजना, और 1945 में MN राय द्वारा निर्मित जन योजना तथा 1946 में गठित नियोगी समिति की सिफारिशें भी नियोजित आर्थिक विकास से संबंधित रही हैं, ठीक है। पर जो आपका दूसरा कथन है, वो सर्वोदय योजना की संकल्पना जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में की गई थी, 1950 में की गई थी, ना कि 1953 में। पहला कथन सही, दूसरा गलत है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा फार्मूला ई चैंपियनशिप का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो हैदराबाद में, 11 फरवरी 2023 को हैदराबाद में किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, स्टेम शिक्षा में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका के साथ में 27 जनवरी 2023 को अमेरिका के साथ गठबंधन किया गया है, समझौता किया गया है। 29 नंबर, साइक्लोन 1 अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो देखिए, पहला, यह भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है, ये सही है। इस 14 दिवसीय अभ्यास का आयोजन जो है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि इसका आयोजन जो है राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, स्वशासन या स्वस्थानीय संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। तो वनस्पतिक बाग जो है ये वाह्य स्थानीय संरक्षण रणनीति का भाग है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान, पंक्ति उपवन, जैवमंडल, आगार, ये जो है आपके स्वस्थानीय संरक्षण रणनीति का हिस्सा हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है,
जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। हाथी परियोजना 1993, हाथी परियोजना 93 का नहीं 1992 का 1992 का है, तो डी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री संरक्षित क्षेत्र उड़ीसा में नहीं स्थित है? उड़ीसा में नहीं स्थित है। देखिए भितरकणिका, गहिरमाथा, बालूखंड ये सभी यहाँ पर है, परंतु पॉइंट कैलिमर जो है ये तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन आपके दिए गए हैं। पहला है जैव मंडल रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एडवर्ड सूरज द्वारा किया गया था। ये कथन आपका सही है। दूसरा भारत का पहला जैव मंडल क्षेत्र 1980 में नीलगिरी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। नहीं, 1980 में नहीं 1986 में किया गया था नीलगिरी क्षेत्र में। तो पहला सही, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नंदा देवी उत्तराखंड में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, और अचानक बार अमरकंटक छत्तीसगढ़ में, नोकरेक मेघालय में, पंचमढ़ी जो है ये महाराष्ट्र, पंचमढ़ी आपका महाराष्ट्र में नहीं मध्य प्रदेश में है। तो डी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत सबसे बाद में की गई थी? तो देखिए हंगुल परियोजना की शुरुआत 1970 में, 1970 में। बाघ परियोजना की शुरुआत जो है 1973 में, गैंडा परियोजना की शुरुआत 1987 में, और घड़ियाल परियोजना की शुरुआत 1975 में। तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? आपका गैंडा परियोजना आ जाएगा, तो सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए गए। पहला, भारत सरकार द्वारा 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया। डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया था। सही है। प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी सही है आपका। तो दो के दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं? नगोया प्रोटोकॉल 2010 का, कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2002 का। नहीं, कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है ये 2000 का है, वर्ष 2000 का, 2002 का नहीं है। तो बी वाला सही नहीं। जैव विविधता संधि 1992 का, विश्व विरासत संधि 1972 का, सही है। रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा किया जाता है, आयुषीएन के द्वारा। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? डिक्लोफिनेक है, डिक्लोफिनेक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए वर्तमान भारत में कुल 75 रामसर स्थल सही है। सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य उत्तर प्रदेश नहीं, सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य तमिलनाडु, जहाँ पे 14 रामसर स्थल हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 10 हैं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता घोषित किया था? तो 2010 को। जैव विविधता 2010 को, 2002 को जो है विकास वर्ष, 2006 को अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष किया गया था, 2013 को अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष, और 2008 को विश्व पर्यावरण स्वच्छता वर्ष। आगे बात करते हैं भारत के किस राज्य में सिंह पुच्छी बानर अर्थात मकॉक अपने प्राकृतिक आवास में नहीं पाया जाता है? तो ये आपका केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में पाया जाता है, परंतु आंध्र प्रदेश में नहीं पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नहीं पाया जाता है अपने प्राकृतिक आवास में। भारत की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी है? तो देखिए सबसे बड़ी जो है वो आपका पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरवन आर्द्रभूमि है, और सबसे छोटी जो है वो हिमाचल प्रदेश की रेणुका आर्द्रभूमि है। तो डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी रामसर साइट भारत के किसी राज्य में स्थित है? तो देखिए होकेरा, एक सेकेंड, होकेरा आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर में है, सुरिसर मानसर झील जम्मू कश्मीर में है, तोशोकर आर्द्रभूमि जो है ये लद्दाख में। ये सभी क्या हैं? ये आपके संघ शासित प्रदेश हैं, परंतु जो है आपका पॉइंट कैलिमर अभ्यारण्य तमिलनाडु में ही ये राज्य है। तो बी ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना चेन्नई में 2003 में हुई थी। जैव आवर्धन का सर्वाधिक विषाक्त संकेंद्रण होगा कहाँ पर? तो द्वितीयक उपभोक्ता में होगा, जैसे मनुष्य में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला, संगाई संगाई जो हिरण की एक संकटापन्न प्रजाति है, सही। इसका एकमात्र प्राकृतिक आवास केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है? मणिपुर में, मणिपुर के लोकटक झील के पास। तो यहाँ पर दो के दोनों कथन सही हैं। एक सेकंड, दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन। अगला है माइक संरक्षण कार्यक्रम इनमें से किस जीव से संबंध है? यह हाथियों से संबंधित है, हाथियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 10 से 11 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आयोजन जो है आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ष 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? वर्ड ऑफ द ईयर जो है आपका गोबलिन मोड को चुना गया है। आगे बात करते हैं।
हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो शेखर पाठक हैं। कौन है? शेखर पाठक हैं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2022 का फोकस राज्य कौन था? तो इसका फोकस राज्य जो है उत्तर प्रदेश और केरल थे। उत्तर प्रदेश और केरल। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य कथन है? असत्य कथन है। ये वह शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती हैं, सही है। ये शैलें अक्रिस्टलीय हैं, ये भी सही है। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं, ये भी सही है। ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं, ये कथन आपका गलत है। ठीक है, ये शैलें जल में निर्मित हो सकती हैं, तो डी वाला सही नहीं है। 54 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखिए, झूम कृषि आपका असम में होती है, पूनम छत्तीसगढ़ में नहीं केरल में। कृषि का जो प्रकार है वो पूनम छत्तीसगढ़ में नहीं केरल से संबंधित है। पोडू उड़ीसा से, बीरा मध्य प्रदेश से। तो बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी शैल आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से निर्मित है? तो कौन सी चट्टान है? नीश। नीश जो है ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, इसका रूपांतरित रूप जो है वो नीश शैल के रूप में परिवर्तित होता है। पृथ्वी की भूप्रकृति या क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये आपका ऑक्सीजन है, तत्व की बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है, सही है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है, ये भी सही है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय शाखा स्थित है, ये भी सही। तीन के तीनों सही है, 1 2 3। डी ऑप्शन, विश्व की सर्वोत्तम चाय की प्रजाति उलोंग किस देश में उगाई जाती है? तो ये ताइवान में। कहाँ पर? ताइवान में उगाई जाती है। और चाय जो है ये एक उष्णकटिबंधीय बागानी फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए, इंडोनेशिया, आइवरी कोस्ट, घाना है, परंतु अर्जेंटीना नहीं है। कोको का सर्वाधिक उत्पादन आइवरी कोस्ट में होता है, इसके पश्चात घाना, फिर इंडोनेशिया, फिर नाइजीरिया। ठीक है, यह उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित देशों में प्रचलित स्थानांतरित कृषि के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, लद्दाख इंडोनेशिया में कहते हैं, तुंग्या म्यांमार में कहते हैं, चिन्ना श्रीलंका में, रोका फिलीपींस में नहीं कहते हैं, रोका ब्राज़ील में कहते हैं, फिलीपींस में कैगिन कहते हैं, फिलीपींस में कैगिन कैगिन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, तो पंपास जो है ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है। जबकि लानोज वेनेजुला में, पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका में, कैंपास ब्राज़ील और अर्जेंटीना के क्षेत्र में। आगे बात करते हैं, विश्व का प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्र ग्रांड बैंक, जॉर्ज बैंक तथा लाहेब बैंक किस महासागर के तट पर स्थित है? तो ये अंध महासागर अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। आगे बात करते हैं, विश्व के प्रमुख मैग्नीज क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं? देखिए, अमापा क्षेत्र ब्राज़ील में, माबोर्ड खान गैबोन में है, और इसके अतिरिक्त पोस्ट मार्सवर्ग क्षेत्र जो है दक्षिण अफ्रीका में, भूटान क्षेत्र रूस में नहीं, भूटान क्षेत्र जो है आपका रूस में नहीं है, ये चीन में है। तो डी वाला सुमेलित नहीं है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दो कथन दिए गए, मैग्नेटाइट काले रंग का सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लोह अयस्क होता है, ये कथन आपका सही है। या ऑक्सीजन और लोहे का सम्मिश्रण होता है, ये कथन सही नहीं है। ऑक्सीजन और लोहे का सम्मिश्रण, देखिए, जो ऑक्सीजन लोहे का सम्मिश्रण होता है ये हेमेटाइट अयस्क में होता है, ठीक है, इसमें नहीं होता है। तो पहला सही, दूसरा वाला गलत, ए ऑप्शन। मलेशिया की किंटा घाटी किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? मलेशिया की किंटा घाटी टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मलेशिया का पेलांग क्षेत्र, शेना, गोरे, शुंगी एवं किंटा घाटी का क्षेत्र टिन उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। टिन की प्राप्ति कैसीटेराइट अयस्क से होती है। आगे बात करते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दो कथन है, बताना कौन सही नहीं है। पहला, चुक्की कमाटा चिली की विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान है, सही। कनाडा का चिहुआ का पठार चांदी उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो पहला कथन सही है, परंतु चिहुआ जो है ये कहाँ पर है? मैक्सिको में है, ना कि कनाडा में। पहला सही, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है?
कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डेट्रॉयट मोटर गाड़ी उद्योग के लिए, गोरकी हवाई जहाज उद्योग के लिए, शेफील्ड जो है कटलरी उद्योग के लिए, जलयान निर्माण के लिए नहीं है, जलयान निर्माण के लिए लिनगार्ड है। बर्मिंघम लौह इस्पात उद्योग के लिए सही है, तो यहाँ पे शेफील्ड वाला जो है ये सही नहीं है, सी वाला। विश्व में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाले 3 देश कौन से हैं? 3 देश आपके अमेरिका, फिर भारत, फिर चीन है। अमेरिका, भारत, चीन है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है? अमेरिका का मैनचेस्टर न्यू इंग्लैंड क्षेत्र है, रूस का मैनचेस्टर पिट्सबर्ग है, नहीं। रूस का मैनचेस्टर जो है वो इवानो को कहा जाता है, इवानो को कहा जाता है, तो बी वाला सही नहीं है। चीन का मैनचेस्टर संघाई को, और जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। कील नहर जोड़ती है किसको? कील नहर जो है ये आपका जर्मनी में उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। 77 नंबर, उत्तरी प्रशांत का चौराहा, उत्तरी प्रशांत का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है। दक्षिणी प्रशांत का चौराहा किसे कहा जाता है? दक्षिणी प्रशांत का चौराहा जो है फिजी को कहा जाता है। उत्तरी प्रशांत चौराहा जो है हवाई द्वीप है, और दक्षिणी का कौन है? फिजी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है? किम्बरले हीरे के लिए सही है, विट वाटर्स रेड ये सोने के लिए, कटेंगा तांबे के लिए, शार जो है लोह अयस्क के लिए, शार जो है कोयला क्षेत्र के लिए प्रमुख है जर्मनी का, तो डी वाला सही नहीं है। तंजानिया का रुकबा झील किस खनिज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो ये जो है आपके कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रुकबा झील अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया में स्थित है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए, बताना कौन सा सही नहीं सही है। लेटेराइट मृदा चाय, कॉफ़ी, रबर व काजू की उत्पादकता हेतु जानी जाती है। दूसरा, इसमें लोहे व एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। सी ऑप्शन, भारत में पाए जाने वाले मृदा संवर्गों का उचित अवरोही क्रम क्या है? तो देखिए इसमें सेंटीपॉल जो है वो 39.74% मिलता है। एंटीसॉल 28.08% मिलता है, और एल्फीसॉल 13.55% मिलता है, और वर्टिसॉल जो है आपका वो 8.52%। तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये मिट्टियाँ नदियों द्वारा अपरदित पत्थरों से निर्मित हैं। इन मृदाओं में पोटाश, फॉस्फेरिक एसिड, चूना और जैव पत्थर की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन और ह्यूमस का अभाव पाया जाता है। उपयुक्त वक्तव्य किस मृदा के संबंध में दिया गया है? ये जो है आपका जलोढ़ मृदा के संबंध में कहा गया है, जलोढ़ मृदा के संबंध में कहा गया है। अगला प्रश्न है, ये मिट्टियाँ नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित हैं। इन मृदाओं में पोटाश, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थ की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन और ह्यूमस का अभाव पाया जाता है। उपयुक्त वक्तव्य किस मृदा के संबंध में? तो ये जलोढ़ मृदा के संबंध में ये बातें कही गई हैं। यह मिट्टी धान, गेहूं, गन्ना, तिलहन, दलहन आदि खेती के लिए उपयुक्त होती है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी जिनका नाम फोर्ब्स की सूची में सबसे अधिक फीस लेने वाली विश्व की 25 शीर्ष महिला खिलाड़ियों में शामिल हुआ है, वो है पीवी सिंधु, भारत की बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो है 13वां स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में अफगानिस्तान पहले स्थान पर है। 163 देशों में भारत 13वें पे है। टाइम्स पत्रिका ने 2023 की विश्व के महानतम स्थानों की सूची में किन भारतीय स्थानों को शामिल किया है? तो लद्दाख और मयूरभंज, लद्दाख और मयूरभंज, मयूरभंज आपका उड़ीसा में है। लद्दाख 31वें नंबर पे है, और आपका मयूरभंज 32वें नंबर पे है। हालिया जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक हथियार आयातक देश कौन सा है? तो ये भारत है। सर्वाधिक हथियार आयातक देश में भारत नंबर 1 पर है, सऊदी अरब दूसरे पर, कतर तीसरे स्थान पर है। आगे चलते हैं, जबकि निर्यातक में अमेरिका नंबर 1 पर है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा हाल ही में किसे 32वां व्यास सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को। किसको? ज्ञान चतुर्वेदी को, उनके व्यंग्य उपन्यास पागल खाना के लिए। सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने आगरा एवं अवध में महालवाड़ी भूधारण प्रणाली को लागू किया था? किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1833 में। और मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक जो है B.H. बेडन पावेल की। B.H. बेडन पावेल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता से है, सही है। बी, भारत विकासशील
देश होने के साथ साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली अपनाने वाला देश है, ये भी सही है आपका। सी, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय के परिवर्तन होने की संभावना प्रबल हो जाती है। नहीं, तो वास्तविक आय क्या हो जाता है, अपरिवर्तित होता है। ठीक है, परिवर्तन होने की संभावना नहीं, अपरिवर्तित रहेगी। तो इस प्रकार सी वाला कथन आपका सही नहीं है। डी ऑप्शन देखते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का अंश कम और तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है, ये सही है। आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार भारत का शीर्ष प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका गोवा है। और निम्न कौन सा है, बिहार है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सी है, तो यह प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1938 के हरपुरा अधिवेशन में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू। जबकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। पीपुल्स प्लान, एम.एन. राय, सही है, एम.एन. राय 1945। सर्वोदय योजना, जयप्रकाश नारायण 1950, सही है। गांधीवादी प्लान जो है ये आपका महात्मा गांधी के नहीं है बल्कि श्री मन्ना नारायण का, किसका है, श्री मन्ना नारायण का 1944, तो बी सी वाला सही नहीं है। बॉम्बे प्लान जो है ये आरदेशिर दलाल का 1944, सही है। निम्नलिखित में से किस कारखाना की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नहीं की गई थी, तो इसमें देखिए जो बोकारो इस्पात संयंत्र है झारखंड का, इसे 1964 में रूस के सहयोग से स्थापित की गई थी। यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित की गई थी, जबकि चितरंजन लोकोमोटिव्स, दुर्गापुर इस्पात कारखाना, भिलाई इस्पात कारखाना ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना है उपयुक्त में से कौन सा यह कथन सही है। पहला, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमान 1878 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी प्रथम अनुमान वर्ष 1868 में, 1878 में नहीं, 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लगाया गया था, तो ये पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, दादा भाई नौरोजी द्वारा 1878 में 20 रुपये प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय आंकलित की गई थी, तो 1868 में, यहाँ पे सन गड़बड़ है इसलिए दोनों कथन गलत हो गए। डी ऑप्शन। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था, पी.सी. महालनोबिस थे। और B.K.R.V. राव तथा डॉक्टर आर गाडगिल इस समिति के सदस्य थे। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है, किसको लॉरेंज वक्र से मापते हैं, तो ये आय की विषमता को मापने का पैमाना है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है सेवा क्षेत्र से, सर्विस सेक्टर से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार, ये सभी जो हैं आपका, एक सेकंड, इसमें जो डी वाला है, एक सेकंड, डी वाला जो ऑप्शन है बहुफसली योजना, ये भूमि सुधार का हिस्सा नहीं रहा है। आगे बात करते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान आपका 2001 में प्रारंभ होता है, 3 से मिला दीजिए। साक्षर भारत मिशन 2009 का है, 4 से मिला दीजिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1987 का है, 1 से मिला दीजिए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 का है, 2 से मिला दीजिए। 3-4-1-2 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, पहले बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, तो ये आपका मनाया गया कब, 3 नवंबर को। ठीक है, 3 नवंबर को मनाया गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। ये मांग की थी पूना सार्वजनिक सभा ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानडे एवं गणेश वासुदेव जोशी ने किया था। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना इन्होंने पहले की थी। और इसका जो विलय ये है, द्वितीय जो कांग्रेस अधिवेशन होता है 1886 में, उसमें विलय करते हैं ये। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था,
तो 1874 ईस्वी में भारत के दूसरे आईसीएस अर्थात सिविल सेवा सर्विसेज पास करने वाले व्यक्ति सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 में जातीय भेदभाव के कारण कलेक्टर पद से सेवा मुक्त कर दिया गया था। और भारत के पहले आईसीएस कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये कथन था आपका लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन का था। 101 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे 1887 में। सही है। कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बेडबर्न थे? नहीं, जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले 88 में। तो बी वाला सही नहीं है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? बाल गंगाधर तिलक ने नहीं की थी। बाल गंगाधर तिलक ने नहीं की थी। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। आगे बात करते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। किसने कहा था? ये उपयुक्त कथन जो है किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में यह वक्तव्य इन्होंने दिया था। 105 नंबर, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये कथन था महात्मा गांधी का। किसका था? महात्मा गांधी का सुझाव था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? जो नागपुर का अधिवेशन 1920 का था, इसकी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था? तो ये गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता विश्व नारायण धर ने की थी। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। आगे बात करते हैं, लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने? तो इसलिए इनमें से कोई नहीं है, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? मैजनी इतालवी राष्ट्रवादी थे जो 1848 में इटली के तानाशाह बनते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में उसका गरम दल और नरम दल के रूप में विभाजन होता है? तो सूरत अधिवेशन 1907 में। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये वक्तव्य किसका था? सर सैयद अहमद का। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये पुरस्कार जो है किलिप एम्बापे को दिया गया है। फ्रांस के थे किलियन एम्बापे। गोल्डन बॉल किसे दिया गया है? अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को। और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी वो है अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडेज। और फीफा फेयर प्लेयर ट्रॉफी किसे दिया गया? इंग्लैंड को। वर्ष 2026 में 23वां फीफा विश्व कप का आयोजन किस देश में नहीं किया जाएगा? तो ब्राज़ील में नहीं किया जाएगा। देखिए, ये उत्तरी अमेरिका में होगा, जो वहाँ के प्रमुख देश हैं कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके द्वारा मिल करके इसका आयोजन यहाँ के 16 शहरों में किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान जो है तिरुपति को प्राप्त हुआ। तिरुपति को, पहले पे तिरुपति है, दूसरे पे मैसूर, तीसरे पे नई दिल्ली, चौथे पे अंबिकापुर, पाँचवें पे नोएडा है। फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ये स्थान प्राप्त किया है उर्सुला वॉन डेर लियोने ने। ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। रेडियो एक्टिविटी के संबंध में गलत कथन क्या है? तो देखिए, रेडियो एक्टिविटी परमाणु नाभिक का गुण है। सही है। रेडियो एक्टिव तत्वों के नाभिक स्थायी होते नहीं, अस्थायी होते हैं। तो बी वाला सही नहीं। इनमें स्वतः विकिरण का गुण होता है। सही है। परमाणु नाभिकों में से बधी किरणें उत्सर्जित होती हैं। ये भी सही है। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने 1932 में। कैलामाइन किसका अयस्क है? तो कैलामाइन जो है ये जिंक का अयस्क है। किसका है? जिंक का। आयरन का हेमेटाइट है, कॉपर का क्यूप्राइट तथा मरकरी का श्रीनिवार है। बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण हेतु किस बहुलक का प्रयोग होता है? तो इसके लिए जो है केवलर का इस्तेमाल होता है। केवलर एक सिंथेटिक फाइबर है जिसका प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण के लिए किया जाता है। 122 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म
सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें एस्कार्बिक अम्ल नींबू में मिलता है, आपका माल्टोस माल्ट में, एसिटिक अम्ल दही में नहीं, ये सिरके में होता है। एसिटिक अम्ल जो है ये सिरके में होता है, तो यहाँ पर ये सही नहीं है। टार्टेरिक अम्ल इमली में, ये सही है, तो सी वाला सही नहीं है। आयोडीकृत लवण में नहीं रहता है, क्या नहीं रहता है? कैल्शियम आयोडाइड नहीं रहता है। इसमें पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड होता है, परंतु कैल्शियम आयोडाइड नहीं होता है। अगला है वाशेनार अरेंजमेंट के संबंध में सही कथन क्या है? अरेंजमेंट है, नेंट नहीं है। वासेनार अरेंजमेंट के संबंध में सही कथन क्या है, ये हमें बताना है। तो देखिए पहला, वियना में आयोजित वासेनार अरेंजमेंट की 28वीं वार्षिक बैठक के दौरान आयरलैंड द्वारा भारत को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई। तो देखिए इसमें आपका एक सेकेंड, यहाँ पे गड़बड़ क्या है, 28वीं नहीं, ये 26वीं वार्षिक बैठक थी जिसमें भारत को अध्यक्षता सौंपी गई है। तो पहला वाला आपका सही नहीं है। दूसरा, भारत 1 जनवरी 2023 को औपचारिक रूप से वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता 1 वर्ष के लिए ग्रहण करेगा, ये सही है। वासेनार व्यवस्था 1995 में अस्तित्व में आई थी, नहीं 1996 में अस्तित्व में आई थी, और भारत इसमें जो है शामिल हुआ था 2017 में 42वें देश के भागीदार के रूप में। तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन सही है। हिमालय में पाई जाने वाली किन औषधीय पौधों की प्रजातियों को आयुष्मान की लाल सूची या रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है डेक्टाई लोरिजा हटागिरिया, फ्रिटिलारिया सिरोसा और मेइजोट्रोपिस पेलिटा, इन तीनों को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए अनुच्छेद 94 लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं, अनुच्छेद 93 में है, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति 93 में है, ठीक है। 94 में क्या है, इसके अनुसार लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तभी तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक वे लोकसभा के सदस्य रहते हैं। तो ए वाला आपका सही नहीं है। जबकि अनुच्छेद 90 राज्यपाल राज्यसभा उपसभापति को हटाता है, मतलब राज्यसभा उपसभापति को हटाना इसके संबंध में है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य दिया गया है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो महान्यायवादी की जाती है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री करते हैं। अब नीति आयोग आ गया, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री ही करते हैं। राज्य के राज्यपाल की राष्ट्रपति करता है, महालेखा निरीक्षक परीक्षक की भी राष्ट्रपति करता है। तो बी वाला सही हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं, किस रूप में कार्य करते हैं? तो ये जो हैं लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु। निम्नलिखित में से किस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कालांतर में वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो ए के चंद्रा जो रहे हैं, ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में 1954 से 60 तक ये पदभार संभालते हैं, और फिर तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में 1962 से 66 तक पदभार ग्रहण करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में सही कथन कौन सा नहीं है? तो देखिए उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवाओं के अयोग्य हो जाते हैं, ये भी सही है। उनको राष्ट्रपति परिच्युत कर सकते हैं, नहीं। इनको जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार से इन्हें हटाया जा सकता है। तो डी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित वित्त आयोग के अध्यक्षों को उनके कार्यकाल के संदर्भ में उचित कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए के संथानम, ए के चंद्रा, विजय केलकर, सी रंगराजन। देखिए इसमें आपका के संथानम जो है आपका सबसे पहले आएंगे 1957 से 62 तक, फिर ए के चंद्रा आएंगे 1962 से 66, फिर इसके बाद आप देखें 1, 2, इसके बाद कौन आएंगे? सी रंगराजन आएंगे 2005 से 10, फिर विजय केलकर 10 से 15। तो आपका 1, 2, 4, 3 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2 कथन दिए गए हैं। पहला, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष सुमन बेरी हैं। अध्यक्ष जो हैं नहीं, अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी हैं और सुमन बेरी जो है उपाध्यक्ष हैं। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, वर्तमान नीति आयोग के सीईओ BR सुब्रमण्यम है, ये सही है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष जो थे अरविंद पनगड़िया थे, अरविंद पनगड़िया। आगे बात करते हैं 135 नंबर क्वेश्चन, वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का सुझाव किसने दिया था?
तो इसका सुझाव जो है एम माथुर ने दिया था। किसने दिया था? एम माथुर ने। भारत नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति को। किसको करता है? राष्ट्रपति को। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, ये क्या होता है? तो ये एक न्यायिक सलाहकार होता है। न्यायिक सलाहकार होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को 6 अगस्त 1952 को मध्य मिलेट्स एवं जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं व्यापार मेला वर्ष 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका बेंगलोर में आयोजित, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। किस भारतीय खिलाड़ी को पहली बार जनवरी 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो शुभमन गिल को। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है? तो इसमें देखिए आपका पूर्वी घाट नहीं, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत, पूर्वी हिमालय, ये सभी हैं। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो ये 2008 में प्रारंभ किया गया। 2008 में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में इंग्लिश में NLRMP कहते हैं, 2008 में। आगे बात करते हैं 144 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित, द्वितीय महालनोबिस मॉडल पर, तृतीय पंचवर्षीय योजना ये जो है आपका एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है, ना कि DP धर मॉडल पे। तो सी वाला सही नहीं है। देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है वो DP धर मॉडल पे है, चौथी अशोक रुद्र मॉडल पे। निम्नलिखित में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो जो छठी पंचवर्षीय योजना थी इसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। हिंदू वृद्धि दर का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो प्रोफेसर राजकृष्ण को। प्रोफेसर राजकृष्ण को इन्होंने 1981 में दिया था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? दो कथनों में। तो पहला, भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक प्रशांत चंद्र महालनोबिस को माना जाता है, कहा जाता है, सही है। प्रत्येक वर्ष 27 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नहीं, 27 जून नहीं, 29 जून को। तो पहला सही है, दूसरा वाला गलत है, इसलिए आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, कथन 1, केवल 1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, बताना कौन सही है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संसार के देशों के तुलनात्मक रहन सहन के निर्धारित क्रय शक्ति समता विधि का उपयोग कर रहा है। तो देखिए ये सर्वप्रथम 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व के देशों के रहन सहन स्तर के निर्धारित क्रय शक्ति समता विधि का उपयोग किया था, किंतु वर्तमान में इसका उपयोग विश्व बैंक कर रहा है, न कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कर रहा है। तो पहला आपका गलत होगा। दूसरा, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये आपका सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखिए ये जो 4 घटनाएं हैं, इसमें बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ जो है ये 1853 में, 1853 53। इसके बाद आपका रिषणा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ होता है 55 में। फिर आपका भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन होता है 70 में, और भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास जो किया जाता है 1931 में। सबसे लास्ट में ये आएगा। तो देखिए सबसे पहले आपका बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल तो 4 हो जाएगा, फिर रिषणा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ तो 2 हो जाएगा, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन 3 हो जाएगा, और भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास 1 हो जाएगा। तो 4231 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।